आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। गर फिरदौस बरडवे जमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्तो। अमीर खुसरो ने कश्मीर को लेकर यह जो लिखा, पता नहीं कितने लोगों ने कितनी बार इसे दोहराया होगा। कश्मीर इस दफ़ा देश की संसद में जिक्र में था। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पर चर्चा में शामिल थे और अपनी बात रख रहे थे। मोदी सरकार ने कश्मीर को कितना बदला, कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी कैसे बदली, कश्मीर में अपने हक से बेदखल लोगों को अधिकार कैसे मिले, आतंक और उसकी फंडिंग का नेटवर्क कैसे ध्वस्त हुआ, इन तमाम बातों को आंकड़ों के साथ अमित शाह रख रहे थे। उन्होंने कश्मीर को लेकर जितना कुछ कहा और जिस तरह से कहा, जिन फैक्ट्स के साथ कहा और अतीत के गुनाहों पर उंगली रख रख करके कहा, उसकी तफसील से और बारीकी से देश के सामने चर्चा होनी चाहिए। इस देश को जानना चाहिए। संसद में जो कुछ कहा जाता है उसका आधार होता है, वह रिकॉर्ड पर जाता है और सच होता है। लिहाजा सच के इस आईने में कश्मीर, मोदी सरकार और पिछली सरकारों का चेहरा देखा जाना चाहिए। मैं चाहूं तो आज कश्मीर में जो है, जिसकी बात अमित शाह ने की, उससे भी आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मामला पीछे से उठाया जाए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से अमित शाह ने कहा कि कश्मीर जो आज़ादी से लेकर के 2019 तक यानी कि 370 हटाए जाने तक कई तरह की तकलीफ़ों से कराहता रहा, लहूलुहान रहा, लाचार रहा, दहशत से भरा रहा, दुर्दिनों से घिरा रहा, उसके सबसे बड़े कसूरवार पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अमित शाह नेहरू जी ने कश्मीर के मुख्यमंत्री अमित शेख अब्दुल्ला को जो चिट्ठी लिखी थी, उसको लेकर के सदन में आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा, आप ये सुनिए। पहले आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। ये चर्चा में करेंगे उस दिन, बैठ जाओ। चर्चा है पूरा दिन मान्यवर। और दूसरा, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया। और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। कश्मीर को लेकर के पंडित नेहरू पर कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। जैसे उन्होंने तब सीज फायर का ऐलान कर दिया जब हिंदुस्तान की फ़ौज लगातार आगे बढ़ रही थी और पूरा जम्मू कश्मीर जो हमारी रियासत थी, हिंदुस्तान में इसका विलय हुआ था, उसका बड़ा हिस्सा फ़ौज ले चुकी थी। 1/3 जो बचा हुआ था, उस समय सीज फायर का ऐलान पाकिस्तान के हिस्से में जम्मू कश्मीर के उस 1/3 हिस्से को छोड़ देने का ऐलान था। पंडित नेहरू पर दूसरा सवाल ये है कि वो संयुक्त राष्ट्र में गए। संयुक्त राष्ट्र में जाकर के उन्होंने कहा कि यहाँ प्लेबिसाइट कराया जाएगा, यानी कि यहाँ के लोगों के ज़रिए यह तय होगा कि वो भारत में रहना चाहते हैं या फिर वो कहीं और जाना चाहते हैं। समय के साथ इसका निर्णय भी होगा। जैसे उन्होंने युद्ध विराम किया और उस समय उधर की कमान संभाले हुए जनरल करियप्पा इस बात से नाराज़ थे, ठीक वैसे ही संयुक्त राष्ट्र में नेहरू के जाने के फैसले से देश के गृह मंत्री सरदार पटेल असहमत थे। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख है जब
नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला था उसको वापस ले लिया। इसके साथ 35A को भी खत्म कर दिया गया। यह वह कानूनी प्रावधान था 35A जिसके तहत जम्मू कश्मीर की सरकार को अधिकार था कि वह यह तय करे कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता किसको मिलेगी और किसको नहीं। यानी कि हिंदुस्तान जो देश है जिसके नागरिक होने का और नहीं होने का अधिकार केंद्र की सरकार के पास है, जम्मू कश्मीर की हैसियत ऐसी थी कि वहाँ की सरकार के पास अधिकार था कि उसका नागरिक कौन है और कौन नहीं है, ये वो तय करेगी। और इसके लिए 35A का प्रावधान रखा गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आर्टिकल 370 का फिर जिक्र किया और खम ठोक कर कहा कि कश्मीर अगर आज बदला है तो वह अगस्त 2019 के बाद, और यह बदलाव कैसा कैसा क्या क्या रहा है इसकी एक लंबी फहरिस्त उन्होंने रखी थी और वो बताते चले गए। ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। 1994 से 2004, इसमें शासन पर मैं नहीं जा रहा, कालखंड बोल रहा हूं। कई शासन आए हैं। टोटल आतंकवाद की कुल घटनाएं 40,164 हुई। छोटी छोटी घटनाएं भी है, कुछ बड़ी भी है। 2004 से 14 मनमोहन सिंह सोनिया जी के शासन का समय, आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुई, 7,270। और नरेंद्र मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2,000 हुई। 70% की कमी आई। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि ये जो 2,197 आई है, इसमें से एक घटना का जिक्र है। 65% घटनाएं पुलिस की गई कार्यवाही के कारण अकर हुई है। मतलब कोई जगह पे सूचना मिलती है कि आतंकवादी छिपा है, पुलिस इस पर हमला करती है तो भी वो आतंकवादी मुठभेड़ मानी जाती है। इस प्रकार की 70% कमी आई है 2004 से 14 में और 14 से 23 में। नागरिकों के मृत्यु के अंदर 72% की कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु के अंदर 59% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार में। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था, अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल 370 है, वो जाएगा। अलगाववाद की भावना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म। राजा हरि सिंह की रियासत जम्मू कश्मीर, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के हवाले करवाया। फारूक अब्दुल्ला के पिता, उमर अब्दुल्ला के दादाजी, और उनको वहाँ प्रधानमंत्री बनाया गया। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला और उनके साथ कुछ और लोगों को संविधान सभा में जगह दी गई और उनका कहना ये था कि कश्मीर को आप देश के बाकी राज्यों के मुकाबले अलग स्टेटस दीजिए, स्पेशल स्टेटस दीजिए। इसकी खातिर संविधान में गुंजाइश पैदा की जाए। नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला को संविधान समिति का जो ड्राफ्ट बनाने वाली टीम थी, जिसके हेड थे डॉक्टर आम्बेडकर, उनके पास भेजा। डॉक्टर आम्बेडकर ने शेख अब्दुल्ला कहा कि आप ये चाहते हैं कि आपके राज्य को राशन हिंदुस्तान दे, सड़क हिंदुस्तान बनाए, स्कूल हिंदुस्तान बनाए, उसकी रक्षा हिंदुस्तान करे और उसका हक जम्मू कश्मीर में नाम मात्र हो और हिंदुस्तान के नागरिकों का जम्मू कश्मीर में कोई दखल ना हो। ये मुमकिन है? क्या बात करते हैं? ये संभव ही नहीं है। जब डॉक्टर अंबेडकर ने मना कर दिया तो शेख अब्दुल्ला फिर से नेहरू जी के पास गए। नेहरू जी ने उसके बाद जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के एक दूसरे मेंबर थे गोपालास्वामी अयंगर, वो राजा हरि सिंह के दीवान भी हुआ करते थे। तो गोपालास्वामी अयंगर के पास भेजा और कहा कि ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर आप हैं, तो आप संविधान में 370 को भी डाल दीजिए। तो अंबेडकर के मना करने के बाद नेहरू जी ने गोपालास्वामी अयंगर के जरिए संविधान में 370 को बाद में घुसेड़ा। इससे सहमति नहीं थी।
और वो 370 2019 अगस्त तक बना रहा। कश्मीर घाटी में 2008 के बाद से पाकिस्तान की शह पर होने वाली जो पत्थरबाजी थी, उन घटनाओं पर 2020 के बाद से लगभग लगाम लग गई। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में घाटी में पत्थरबाजी की महज 5 घटनाएं हुई और इस साल तक ये आंकड़ा 0 है। कहाँ गए पत्थरबाज? वो गलियों में जो हुजूम निकलता था, पत्थरबाजी चलती थी, खून खराबा चलता था, उसकी तस्वीरें दहशत पैदा करती थी। ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर का अवाम जो है, आम नागरिक है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा है। तस्वीर ही बदल गई। वो खड़ा था या भाड़े पर खड़ा कराया जाता था। हिंदुस्तान सच जानता है। दरअसल पत्थरबाजी के लिए पाकिस्तान से फंडिंग हुआ करती थी। आईबी की एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है, कश्मीर के पत्थरबाजों को 2009 के बाद से 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की थी। पाकिस्तान की ओर से फंडिंग के बूते ही 2016 में श्रीनगर में पत्थरबाज एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जैसे कुछ संगठन बन गए। यह एसोसिएशन हो गया तो ये है कि ठेकेदार हो गए पत्थरबाजी करवाने के। पैसा जो है इनको दो और फिर इनको तय कराओ कि तुमने पत्थरबाजी कहाँ कहाँ करवाई और कैसे करवाई, उसका सबूत दो। तो पत्थरबाजियों के ये ठेकेदार बन गए। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। पाकिस्तान से पत्थरबाजी के लिए पैसा, आतंकवादियों को भेजा जाना, हैंडलर्स वहाँ पाकिस्तान के लगातार सक्रिय रहते थे, हवाला के ज़रिए पैसा दिया जाता था और इस तरीके से पूरा नेटवर्क जम्मू कश्मीर को लेकर के खड़ा कर दिया गया था पाकिस्तान के ज़रिए, आतंकवादियों के माध्यम से और यहाँ के अलगाववादियों के माध्यम से। यहाँ से जो अलगाववादी नेता थे वो धीरे धीरे हाशिए पर जाने लगे और ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क के जरिए पत्थरबाज नौजवानों को जो बांटा जाता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर बदल चुका है। युवाओं के हाथों में अब पत्थर नहीं, किताबें हैं, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है। कल पथराव की बात करते, मैंने 2 साल लिए हैं साहब। 2010 2654 पथराव की घटनाएं हुई थी 2010 में। 2023 में 0, एक भी पथराववाद नहीं। ऑर्गेनाइज हड़ताल जो कॉल देकर पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका, और कश्मीर की वैली और जम्मू बंद हो जाते थे। 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में, एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद नहीं। मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, 23 में क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, नो इंजर्ड नो डेथ। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेस पथराव के कारण 6235 हुए थे इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस बार क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है 0 इंजर्ड है। क्या बदलाव हुआ है? इनको मैं कहता हूं क्या बदलाव हुआ है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अलावा वहां 2 ऐसे खानदान रहे जिन्होंने शासन किया। एक फारूक अब्दुल्ला खानदान, जिनके पिताजी शेख अब्दुल्ला थे जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री, बाद में प्रधानमंत्री के पद को मुख्यमंत्री में तब्दील कर दिया गया। फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, और दूसरा मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार, खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती। और इन दोनों परिवारों ने 370 के हटाने के बाद ये कहा था कि आप बारूद की ढेर पर हो, यहाँ हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। 370 लगाने के बाद भी, 370 लगाने पहले भी इस तरह की धमकियां उधर से आती रहती थी, बयानबाजियां चलती रहती थीं, और अमित शाह यही कह रहे थे कि आज की तारीख में पत्थर फेंकने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला
जो वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कहते हैं कि 370 का लगाया जाना वो भारत सरकार का फैसला रहा है। जम्मू कश्मीर का जो आम आदमी है उसने उसको स्वीकार नहीं किया है। आप उमर अब्दुल्ला को सुनिए। लेकिन इतने लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचा के क्या सही? आखिरकार जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए थे वो किसी फर्द ने वादे नहीं किए थे, वो मुल्क ने वादे किए थे। ये रिश्ता जो बना था ये किसी एक दिल्ली के लीडर का या दिल्ली के सियासी पार्टी का नहीं था। ये एक मुल्क का रिश्ता इस रियासत के साथ बना। उसको ज़ख्म पहुंचाना या उसको कमज़ोर करना, ये अगर मुबारकबादी का कदम है तो ठीक है ना, वो एक दूसरे को मुबारक करते रहें। हकीकत ये है कि चाहे वो लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, आम तौर पे लोग जो हैं 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ खुश नहीं हैं। लोग खुश नहीं हैं। और अमित शाह कह रहे थे उमर अब्दुल्ला के पिताजी फारूक अब्दुल्ला को कि अब आप जा कर के जम्मू कश्मीर में सिनेमा देख लीजिएगा। बहुत सारे सिनेमा घर खुल गए हैं, सैलानियों की आमद रिकॉर्ड रही है, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड रहा है, हालात बहुत बदले हुए हैं। और हम जब तस्वीरें दिखाते हैं तो इस बात का यकीन भी आपको होता होगा कि जम्मू कश्मीर में अब दिन लद गए पुराने। ये नया दौर है, नया जम्मू कश्मीर है, वहाँ के नौजवान नए सपनों के साथ हैं। अब वो दुनिया के साथ कदम ताल कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को लगता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ है, यहाँ के लोग नाराज़ हैं, यहाँ के लोगों की सहमति नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से जो नौजवान आते हैं हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहाँ देखते हैं, उसके बाद वो अपने मुल्क लौटते हैं, वहाँ जा कर के वो क्या कहते हैं, यह सुनना हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कश्मीरियों के हालात हमने सिचुएशंस हमने देखी, मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन अफसोस की बात यह कि उस पार का मीडिया हमें दिखा देता है कि कश्मीर के रियल सीन्स क्या है। हम खुद अपनी आंखों से विजिट करके हम देख कर आए हैं सिचुएशंस क्या वहाँ के, हम सब बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। क्या देखा आपने? मुज़म्मिल, आपसे ही शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए, और मुझे ये लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हमें बताने के लिए। तो आप ही बताएं, पहले शुरू करें कि क्या देखा वहाँ पे, लोग कैसे थे, वहाँ का माहौल कैसा था, हमें जो मीडिया दिखाता उसमें कितना सच और कितना झूठ? यकीन करें कि पता चलता है कि अगर एक खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती है, और ख़तरनाक इस वजह से लोगों ने बना दी है। खूबसूरती बहुत खूबसूरत है कश्मीर। यकीन करें कि जब आप विज़िट करके आएंगे, आपने विज़िट किया भी होगा पहले, लेकिन जब जो बंदा देखता है ना एक दफ़ा देखता ही रह जाता कश्मीर को, इतना खूबसूरत है। और यकीन करें कि जब खूबसूरती के साथ साथ जब दूसरी तरफ नज़र पड़ती है लोगों की आम रूटीन की ज़िंदगी के ऊपर कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, तो यकीन करें रोना आ जाता है। एक तरफ 2 कश्मीर, इस 4 कश्मीर है टोटल। कश्मीर एक है जिनके बंटवारा 4 किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से। एक जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, एक दूसरा पाकिस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक वो कश्मीर जिसे हम चाइना ने गिफ्ट की, जिसे हमने चाइना को गिफ्ट किया हुआ है, एक वो कश्मीर जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। 4 कश्मीर है इस टाइम, और चारों के पास अभी 3 पाकिस्तान के पास है, 2 पाकिस्तान के पास है, और दोनों के हालात देखने वाले हैं। गिलगित विजिट किया, कश्मीर विजिट किया। इन सब विजिट के अंदर लोगों के हालात जानने थे, ऑडियंस तक हालात पहुंचाने थे कि कैसे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें बहुत ही बुरे हालात हैं। लोग वहां पर जब कैमरा ऑन करके कैमरा सामने करे तो रोने लग पड़ते थे। यकीन करें इस किस्म के हालात है। कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, अनम की 2-3 वीडियोस के अंदर लोग रो पड़े वहां पे कि हमारी इस किस्म की सिचुएशन है, रोटी के लिए, आटा के लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दी है। लोगों का ये कहना है। मजीद अनम बताएंगी, मैं ही बोली जा रहा हूँ। अनम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से बता सकती हैं आपको। अनम, क्या फर्क देखा वहाँ पे जब नजर पड़ी जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या फ़र्क नज़र आया आपको? और जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि भाई हमें सब्सिडी नहीं मिलती गवर्नमेंट की जानिब से, हम क्या करें। और उन्होंने खुद बताया, उनके रिश्तेदार थे वहाँ पर इंडिया के कश्मीर के अंदर, तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट ये फसलें लगवाती है, गवर्नमेंट पानी देती है, मतलब गवर्नमेंट की जानिब से ये सारा काम किया जाता है। हमारे खुद के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इनम लोगों के नज़रों में क्या हसरत आपने देखी
जब वो जम्मू कश्मीर की तरफ उनकी नज़र जाती होगी और वो आज़ाद कश्मीर को देखते होंगे, तो लोगों के नज़रों में हसरत नज़र आई आपको? बहुत ज़्यादा। ये मैं बताना चाहूँगा इस बारे में। अगर वहाँ पर अब ये 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को डेवलप किया गया, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही कश्मीर के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें। अभी तो एक ये दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी, हमारी कंपनी, अपना मॉल भी बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर आपको पता होगा, एप्पल का जो मेन स्टोर है वो भी खुलने जा रहा है। ये पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान के कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर है उसके मुकाबले में हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर की तारीफ़ कर रहे हैं, और तारीफ़ करते हुए थकते नहीं। लेकिन उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनसे पूछिएगा आप तो ये तो बड़ा सितम हो गया, बहुत जुल्म हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया। क्योंकि इन दो ख़ानदानों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने शिकंजे में रखा। पूरी रियाया जो है वो उनके ग़ुलाम बन के रही एक तरीके से। वहाँ तरक्की बेहतरी का कोई नामो निशान नहीं रहा। अलगाववादियों, आतंकवादियों के दिन हमेशा पौबारा उनके रहे, और अब जब वहाँ बदलाव हो रहा है तो तकलीफ़ इनको होगी, लाजमी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 के ख़त्म होने के बाद से अब तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। सरकार ने कहा ज़रूर था कि जब भी समय अनुकूल होगा तब विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे। आज तक वो केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ की कमान लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जम्मू कश्मीर के तमाम दल लगातार चुनाव की मांग करते रहते हैं, लिहाजा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि पहले जम्मू में 37 सीटें थी, जो डिलिमिटेशन की बात कर रहे थे, वो अब 43 हो गई हैं, और कश्मीर के इलाके में जो 46 सीटें थीं वो 47 हो गई हैं। यानी कि 6 सीटें जम्मू की बढ़ी हैं और 1 कश्मीर की बढ़ी हैं। इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर का भी जिक्र किया और कहा कि 24 सीटें वहाँ के लिए रिजर्व्ड हैं, क्योंकि वो इलाका हमारा है, एक न एक दिन वो हमारे पास होगा, और वहाँ जो 24 लोग चुने जाएंगे विधायक, वो इसी विधानसभा में आकर के बैठेंगे जो जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में है। यानी ये इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर में कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई हैं, और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर लगातार तरक्की कर रहा है। कश्मीर में 33 साल बाद सिनेमा हॉल की वापसी हो रही है। लोग सिनेमा देखें, ये सपना था। सिनेमा घर हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में तो है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को मैसर नहीं था। वो जा कर के बैठें, वो भी पॉपकॉर्न खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स पिएं और फिल्म देखें, ये उनके लिए बस ख्याली पुलाव की तरह था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में सिनेमा घर खुले हैं, लोग सिनेमा घरों में, थिएटर में जाकर के फिल्म देख रहे हैं। दरअसल पिछले आतंकवाद का जो कई दशकों का दौर रहा, उसने सिनेमा घरों को बंद कर दिया। दहशतगर्दी ऐसी थी, बम धमाके थे, अचानक कहीं भी आतंकवादी आकर के लोगों पर गोलियां बरसा देंगे, मार देंगे। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हैं, इस बात के संकेत जाएंगे, यह भी ठीक नहीं है। इसलिए आतंकवादियों के निशाने पर, अलगाववादियों के निशाने पर सिनेमा घर रहे।
जम्मू कश्मीर में कुछ भी सामान्य होता हुआ लगेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। इस अच्छी बात का मर जाना, ख़त्म हो जाना ज़रूरी है। इसलिए सिनेमाघर भी निशाने पर आए और दशकों से बंद रहे। अब वे आम लोगों के लिए खुलने लगे हैं। जो थिएटर कल्चर होता है वो कश्मीर में जिंदा हो चला है। कश्मीर की आवाम अब बड़े पर्दे पर सिनेमा देख रही है। कश्मीर में फिर से फिल्मों की शूटिंग होने लगी है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 370 के बाद कश्मीर में कितना बदलाव आया है यह आप लोगों को भी जानना चाहिए। सुनिए। मान्यवर कहते थे क्या फर्क पड़ा है। अब्दुल्ला साहब बैठे थे। अब्दुल्ला साहब, आप जब मुख्यमंत्री पद छोड़े तब से लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 19 तक जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। पूरे देश को मालूम ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ। 30 साल के बाद क्या परिवर्तन हुआ है पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपिया, बारामूला, हंदवाड़ा 4 नए थिएटर खुले। 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। जो फारूक साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में नहीं देखा होगा किसी ने, अब शूटिंग शुरू हो गई है। और लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग। ये मान्यवर इंडिकेटर है। थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी, क्यों बंद करने पड़े थे मुझे बताओ ना। ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में कोई थिएटर पिक्चर देखना नहीं चाहता है, आराम से देखे जाते थे, मगर बंद करने पड़े थे। मान्य 5 अगस्त 2019 की ऐसी तारीख है जिसने जम्मू कश्मीर में एक नया कालखंड शुरू किया। और वो हिंदुस्तान के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के हैसियत हासिल करने का कालखंड है। वहाँ विकास और बेहतरी की आबो हवा के बनने और चलने का कालखंड है। वहाँ के नौजवानों के सपनों के पूरा होने का कालखंड है। आतंकवादियों, उनके नेटवर्क, अलगाववादियों के नेस्तनाबूद होने का कालखंड है। और जम्मू कश्मीर के ज़मीन पर एक नए दौर के शुरू होने का कालखंड है। अमित शाह ने संसद में आज अपने भाषण में कुल मिलाकर के पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर कहां से कहां आ गया, जो पिछले 77 वर्षों में नहीं आया था, 70 वर्षों में नहीं आया था, उसका ही हवाला दे रहे थे। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।